नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल में प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूं डॉक्टर ऋचा शर्मा। साथियों, पिछली वीडियो में हमने निर्देशन के बहुत सारे रूप देखे थे और ये आज जो हम देख रहे हैं हमारी इस वीडियो के अंदर शैक्षिक निर्देशन। निर्देशन क्या था, निर्देशन के उद्देश्य क्या थे, निर्देशन के कार्य क्या थे, उसके क्षेत्र क्या थे, उसके सिद्धांत क्या थे, यानी बहुत सारी जानकारी हमने पिछली बार देखी थी निर्देशन प्रक्रिया के रूप में। आज हम इसी निर्देशन प्रक्रिया का एक और पॉइंट उठाते हैं और वो है शैक्षिक निर्देशन। यानी निर्देशन शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक रूप से किस प्रकार से दिया जा सकता है या होता है, उस चीज़ से आपको अवगत करा रहे हैं। तो आज यहाँ हम ये देखते हैं कि शैक्षिक निर्देशन है क्या। जैसा हम सभी जानते हैं कि शैक्षिक निर्देशन का छात्र जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब एक बालक परिवार से निकलकर विद्यालय के वातावरण में प्रवेश करता है तो बहुत सी समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु तथा वातावरण के साथ सामंजस्य करने हेतु निर्देशन की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब एक बालक अपने घर से परिवार से निकलकर किसी विशेष क्षेत्र में जाता है, सबसे पहले जब परिवार में वो जन्म लेता है तो पारिवारिक रूप से वो सुरक्षित फील करता है, लेकिन वो परिवार में तो नहीं रह सकता हमेशा। तो यहाँ पर वो निकल करके जब बाहर निकलता है तो बहुत सारे रूप से उसको मिलना होता है, यानी कि उसका वातावरण चेंज हो जाता है। वो समाज में भी जाता है कि समाज क्या है, समाज में उसे बहुत सारे व्यक्ति मिलते हैं। वो व्यक्ति उसके मित्र भी हो सकते हैं। अब मित्र क्या है, मित्र से अपने मन की बात को कहना। तो यहाँ पर अब मित्र बन गए, पड़ोसी मिल गए, राह में आने जाने वाले अन्य ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे रूप ऐसे उसके सामने आते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वातावरण से उसका सामंजस्य करना, सामंजस्य बिठाना। अब यहाँ पर जब मेल मिलाप ये सब चीज़ चलती है तो हमारी समस्याएं तो आएंगी, वो किसी भी रूप से आती है। आप खुद ही इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि जैसे रास्ते में जा रहे हो, चलते चलते अचानक किसी से टकरा गई तो आपके सामने एक समस्या आ गई। अब कुछ व्यक्तियों को आपने देखा होगा तुरंत लड़ना भिड़ना शुरू कर देना, आंखों को नटेर कर बोलना, अरे ऐसे कैसे चला रहा है। ये चीज़ क्या है, एक समस्या। कुछ समस्या बनती हैं और कुछ समस्याएं बनाई जाती हैं। ये क्या होता है, एक वातावरण का रूप होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने अलग वातावरण में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन सब का सामना उसको करना होता है। जब ये सब चीज़ें हैं तो उसका जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी होता है और उन सभी समस्याओं के साथ सामंजस्य बिठाना ही हमारे निर्देशन कहलाता है। पहली बात, अब हम देखते हैं कि शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि यानी कि बालक और व्यक्ति की जो जीविकोपार्जन है वो भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस प्रकार यह शैक्षिक निर्देशन व्यावसायिक निर्देशन के रूप में भी मुख्यतः आता है। तो यहाँ पर हम शैक्षिक रूप में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जब व्यक्ति जी रहा है तो अपनी जीविकोपार्जन के लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी होती है। अच्छा जीवन बिताने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से हमारी आवश्यकताएं तीन होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। परंतु इसके साथ साथ आज के समय में हम देखते हैं तो इन मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं कि एक इच्छा पूर्ति हुई, दूसरी इच्छा जागृत हुई। कभी कभी बहुत सारी इच्छा एक साथ जागृत होती हैं और इंसान इन सभी की पूर्ति के अंदर हमेशा निरंतर कार्य करता ही रहता है। और जब ये कार्य करता रहेगा तो उसके सामने समस्याएं भी आएंगी और जब समस्याएं आएंगी तो निर्देशन भी आएगा। अब जब इन उद्देश्यों की पूर्ति करता है तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि ये व्यावसायिक शिक्षा से भी संबंधित हो जाती हैं। तो व्यवसाय को बनाने के लिए हमें एक शिक्षा का रूप अप्लाई करना पड़ता है। जब शिक्षा का रूप हमने अपने अंदर धारण कर लिया है तो वहाँ पर एक नई एक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, जिससे कि जितनी भी समस्याएं व्यवसाय के क्षेत्र में वहाँ पर उन सब का समाधान उचित रूप से हो सके। अब इनकी परिभाषाएं हम देखते हैं तो वो है सबसे पहले जॉन्स महोदय ने जो बात कही है वो ये रखी है कि यहाँ पर ये है, शैक्षिक निर्देशन का संबंध विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उन्हें विद्यालय पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम एवं विद्यालय जीवन से संबंधित चयन एवं समायोजन इनके लिए अपेक्षित है। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ ये देखते हैं कि जो शैक्षिक निर्देशन होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, विद्यालय के अंदर हमारा एक व्यावसायिक रूप भी होता है, उसको हम कैसे पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक विद्यार्थी को ये बताया कि उसकी पाठ्यचर्या यानी कि उसके सिलेबस के अंदर विद्यालय से संबंधित उसकी बहुत सारे यानी कि जीवन से संबंधित बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं। फ्यूचर के अंदर कौन सा विषय ऐसा हो सकता है जहाँ पर वो उसके लिए काम का हो सकता है, तो उसका चयन कैसे होना चाहिए। हम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। कोई बच्चा यदि सस्पेंस में है तो उसका उचित समाधान करना, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम किस तरीके से कर सकते हो, तुमने क्या सोचा है, फ्यूचर में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। ये बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी होती हैं, तो उनके साथ समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हमारे शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसा जॉन्स महोदय ने कहा है।
दूसरा हम यहाँ पर ये देखते हैं ब्रेवर महोदय ने क्या कहा है। तो ब्रेवर महोदय ने जो बताई है वो बात वो इस तरीके से है, यहाँ आप देख सकते हैं। इन्होंने शैक्षिक निर्देशन को व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायता प्रदान करने के एक सचेतन रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, यहाँ पर बौद्धिक रूप से किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, एक सचेतन रूप से अच्छे तरह से भली भांति सोच विचार विमर्श करना, तब उसके बाद रखा है। तो इन्होंने कहा है शिक्षण या अधिगम के लिए किए गए सभी प्रयास या क्रियाएं शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत माने जाते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम से संबंधित, यानी कि जो भी हम चीज़ सीखते हैं शिक्षा से संबंधित होती है, उन सब से संबंधित जब भी कोई भी प्रयास किया जाता है या कोई भी क्रियाएं की जाती हैं तो वो सभी हमारे शिक्षा के अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसा ब्रेवर ने कहा है। तीसरा आता है हमारा यहाँ पर रूथ स्ट्रॉन्ग। रूथ स्ट्रॉन्ग ने कहा है इस तरीके से, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति विशेष को उपयुक्त कार्यक्रम का चयन एवं उसमें प्रगति करने का सहायता देना है। तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि जो शैक्षिक निर्देशन होता है उसका मतलब है कि एक किसी भी व्यक्ति को उसी के उपयुक्त कोई भी कार्यक्रम का वो चयन करता है, यानी उसको आगे बढ़ने के लिए विकास में, तो वहाँ पर उसको एक प्रगति करना होता है, डेवलप करना होता है, किस तरीके से वो अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और उसको विकसित कर सकता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि शैक्षिक निर्देशन छात्र को प्रदत्त का मतलब होता है देने वाला, वह सहायता है जो विद्यालयी वातावरण में समायोजन स्थापित कर सके, संबंधित समस्याओं का निराकरण करता है, उन्हें सक्षम बनाता है तथा प्रगति के साथ उद्देश्य की पूर्ति भी कराता है। यानी कि विद्यालय के अंदर जब एक छात्र प्रवेश करता है तो बहुत सारी समस्याएं उसके सामने होती हैं, लेकिन यदि उसको शिक्षा के आधार से हम, एक तो विद्यालय का रूप हो गया, एक व्यावसायिक के रूप में हो गया, और शैक्षिक रूप से निर्देशित वो है जो बुद्धि के आधार से एक किसी भी रूप से अपनी समस्या के साथ एडजस्ट करना, तो वहाँ पर किस तरीके से उसकी समस्याओं का निराकरण करना, उसको सामंजस्य बैठाना, उसको सक्षम बनाना और साथ ही साथ उसको प्रगति भी देना, ये सारी चीज़ें हमारे शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब बात आती है यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत। शैक्षिक निर्देशन के जो सिद्धांत हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि सभी छात्रों के लिए निर्देशन का सिद्धांत। अब ये निर्देशन का जो सिद्धांत है वो सभी छात्रों के लिए होना है, यहाँ पर किसी एक बच्चे के लिए नहीं होता है, सभी छात्रों के लिए होता है, क्योंकि कक्षा के अंदर सभी बालक एक शिक्षक के लिए समान होते हैं। सबका विकल्प अलग अलग हो सकता है, सबकी सोच अलग अलग हो सकती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, सबका क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। इसीलिए यहाँ पर सभी को निर्देशित करना एक शिक्षक का सबसे पहला दायित्व होता है। अब वो शिक्षक के द्वारा जो भी बातें रखी जा रही हैं, चर्चाएं की जा रही हैं, निर्देशित किया जा रहा है, सामने वाले बैठे हुए जितने भी छात्र हैं वो उसको किस तरीके से, किस रूप से उसको ग्रहण कर रहे हैं, वो छात्र की परिस्थितियों के ऊपर होता है। लेकिन एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो सभी छात्रों को निर्देशन करे और वो भी उचित रूप से करे। दूसरा आता है प्रारंभिक स्तर पर ही समस्या समाधान का सिद्धांत। जब कोई समस्या ऐसी है जिसका प्रारंभिक स्तर है, यानी कि पहला चरण है, वहाँ पर उसका समाधान भी उसी आधार से निकाला जाएगा। जैसे अगर कोई ग्रेजुएशन का छात्र है तो वहाँ पर उसको पहली साल, यानी 3 साल का ये कोर्स होता है, तो पहली साल की समस्याएं अलग होंगी, दूसरी साल की समस्याएं अलग होंगी, तीसरी साल की समस्याएं अलग होंगी। तो यहाँ पर उसी आधार से उसकी हर समस्या का निराकरण भी होता है, तो वो प्रारंभिक स्तर से होता है। अब ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक स्तर पर यानी पहली साल के कोर्स को हम तीसरी साल में कराएं या तीसरी साल के कोर्स को हम पहली साल में ले आएँ कि भाई ये तो आसान सा है, कोई बात नहीं, इसको थर्ड सेमेस्टर में देख लेंगे, लास्ट में थर्ड ईयर में, और थर्ड वाले को पहले समझ लेते हैं, वो टफ है ज़्यादा। ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो समस्या जिस स्तर पर है उसको उसी स्तर से हमें आंकना है, देखना है, ताकि उसका समाधान भी उसी स्तर से निकाला जा सके। तीसरा यहाँ पर ये आता है इसका कि विद्यालय एवं अभिभावकों के मध्य गहन संबंध का सिद्धांत। विद्यालय और अभिभावक दोनों के मध्य में एक ऐसा संबंध होना चाहिए कि विद्यालय के द्वारा जो भी प्रदत्त कार्य हैं वो छात्र कैसे कर रहा है, तो अभिभावक को समझना होगा कि विद्यालय के माध्यम से जो भी कार्य दिया गया है वहाँ पर बालक को करना चाहिए। जब दोनों इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे, यानी कि विद्यालय और विद्यालय के शिक्षक और साथ में छात्र के अभिभावक,
तो दोनों रूप से जब ये कार्य सही रूप से किया जाएगा तो छात्र भी उतना ही अच्छे से डेवलप करता है। तो दोनों का जो यहाँ पर योगदान होता है वो बराबर बराबर होना चाहिए। चौथा आता है यहाँ पर प्रमाणीकृत परीक्षणों के प्रयुक्त किए जाने का सिद्धांत। यहाँ पर प्रमाणीकृत जो हमारे सामने कोई ऐसे परीक्षण है जो हम पहले कर चुके हैं, उन प्रमाणीकृत जिससे हमें लगा था कि ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, यूज़फुल हो सकते हैं, तो उन्हीं परीक्षणों को हम प्रयुक्त करते हैं। वो क्योंकि अनुभव होता है और उसी अनुभव के आधार से हम अपने एक नई समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें समय की भी बचत होती है और हमारा समाधान भी उचित रूप से निकलता है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं पांचवा कि संबंधित समुचित सूचनाओं के संकलन का सिद्धांत। जो भी हमारे सामने है समस्या होती है, उससे समुचित सूचनाएं का हमें इकट्ठा करना है। कौन सी समझनी, इसको सूचना को कह सकते हैं टूल्स। वो टूल्स जिसको हमें करना है, जैसे एक गाड़ी खराब हुई, ठीक है, अब वो गाड़ी हमारे लिए खराब हो गई इसलिए वो समस्या बन गई है। अब समस्या जब बन गई है तो हमें उसी कौन सी समस्या है, एक मैकेनिक यही देखता है कौन सी समस्या आई है जिसकी वजह से गाड़ी ख़राब हो गई है, उसी समस्या के ऊपर वो जाएगा और उसी से संबंधित जब उसको समझ में आएगा तो वही टूल्स उसके लिए प्रयोग किए जाएंगे। एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है तो उससे पूछता है क्या प्रॉब्लम है, तो वो अपनी प्रॉब्लम तो पहले बता देता है कि जैसे मुझे फीवर आया है, मेरी बॉडी में यहाँ दर्द है, मेरे गले में दर्द है, मेरे कान में दर्द है। अब यहाँ पर कान वाला कान को देखेगा, दांत वाला दांत को देखेगा, तो यहाँ पर पूरी बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो उसी के आधार से उसके टूल भी होते हैं, उसके विचार भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आँख के डॉक्टर को हम कहें कि हमारे पेट में कोई परेशानी हो रही है, तो पेट का डॉक्टर अलग होगा, आँख का डॉक्टर अलग होगा, कान का डॉक्टर अलग होगा, तो उसी हिसाब से टूल्स भी होंगे। तो इसी तरीके से जो संबंधित समस्याएं हैं किसी चीज़ से संबंधित, वहाँ पर उसी से समुचित हमें सूचनाओं का संकलन करना पड़ता है, जिससे कि आसानी से समस्या का समाधान किया जा सके। छठा आता है हमारा अनुवर्ती अध्ययन का सिद्धांत। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे की जो कार्रवाई होती है उसको करना, आगे बढ़ना। तो वहाँ पर हमें देखना है, अगर हम पीछे ही रहेंगे या हम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान कहाँ हुआ। तो हमें समस्या का समाधान करना, एक समस्या का समाधान करना यानी एक कदम बढ़ाना। तो इस तरीके से हमें हमेशा जीवन जब आगे बढ़ रहा है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। तो वहाँ पर हमें जैसे जैसे समस्याएं आती जाएंगी वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया आपका शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य। शिक्षा के एक नहीं बहुत सारे यहाँ पर स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 रूप से बताए गए हैं। पहला यहाँ पर दिखाया गया है वो है प्राथमिक स्तर पर, इस तरीके से प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के मुख्य कार्य। प्राथमिक स्तर पर कौन से होते हैं, जो हमने अभी आयु के अनुसार बताया था, अवस्था के अनुसार बताया था, वो सारे स्तर हम जो हमारे समस्याएं होंगी उसी पर हमें एक बच्चे की आयु को देखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ना है, उसकी समस्या का समाधान करना है, पहली बात। दूसरी बात, यदि कोई समस्या किसी भी स्तर पर हो, अब वो चाहे छोटे बच्चों की हो, चाहे वो बड़े बच्चों की हो, चाहे वो बुजुर्गों की हो, तो किसी भी रूप से जब कोई समस्या यानी कोई कंडीशन हमारे सामने आई है, जैसे किसी बुजुर्ग के सामने कोई कमी सामने आ गई, उसकी समस्या सामने आ गई, तो वो समस्या उसके सामने पहली बार आई है तो वो उसकी प्राथमिक स्तर कही जाएगी। तो यहाँ पर ये उसका दूसरा रूप हो गया। तो इस तरीके से जब भी कोई समस्या सडनली आ जाती है तो वो उसका प्राथमिक स्तर होता है, हम किस तरीके से उसको गाइडेंस करते हैं। तो एक तो ये हो गई। दूसरा, एक आयु के अनुसार हो जाती है, तो ये भी प्राथमिक स्तर पर आता है हमारा, उसी के आधार से किया जाता है। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य। अब यहाँ पर ये माध्यमिक स्तर पर भी हो गया, यानी कि जो हमारा मिडिल स्तर होता है वहाँ पर उस स्टेज पर जाने के बाद हमारी जो समस्याएं होती हैं, अब ये भी हमारी अवस्था के आधार से होती है, जो भी कंडीशन रही है उसके आधार से। बच्चों के जीवन में प्रारंभिक रूप से हो गया, फिर किशोरावस्था के आधार से हो गया, उसी स्तर से उसकी समस्याएं होती हैं। जैसे कि बालक की एक अलग समस्या हो गई हैं और जब किशोर आ गया तो उसकी अलग समस्याएं हो गई, और जैसे वो आगे और बढ़ जाएगा तो वहाँ पर वो और मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाएगी। तो वो जब एक विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में यहाँ पर एडमिशन लेता है तो उसकी समस्याएं उसी से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पर स्तर जो है वो चेंज
होते रहते हैं। तीसरा जो हमारा आता है यहाँ पर, वो आता है उच्च स्तर पर शैक्षिक निर्देशन का कार्य। तो जैसे अभी बताया था कि महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय, जब इनमें वो प्रवेश लेता है तो उसी के हिसाब से उसकी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। अब प्राथमिक स्तर पर हम सबसे पहले यहाँ ये देख लेते हैं कि उसकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 रूप से उसकी समस्याएं आती हैं, ठीक है। और वो चारों किस तरीके से आती हैं, जैसे पहला है विद्यार्थियों को शैक्षिक जीवन में उचित आरंभ हेतु सहायता देना, पढ़ाई छोड़ देना, मन करना लगना इत्यादि इसके अंदर आता है। कि विद्यार्थी जीवन के अंदर वहाँ पर कौन सी उचित आरंभ कर रहा है वो, यानी एक रूप सही प्रवेश ले रहा है। अब ऐसा ना हो कि वो बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दे, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में एडमिशन तो ले लिया लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसका, या कोई और भी रीज़न हो सकता है, वो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो पहला यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर छोटे बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है तो बड़े एक्साइटेड होते हैं, लेकिन बाद में उनको फील होता है कि मैंने गलत एडमिशन ले लिया। रोज़ वही बोरियत वाली बात हो गई। शिक्षक भी जो है वो डांटते फटकारते रहते हैं, हर समय घर में भी यही बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसके सामने, तो ये प्रारंभिक स्तर पर ही होता है। दूसरा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विद्यार्थी को शैक्षिक योजना विवेकपूर्ण ढंग से निर्मित करने में सहायता देना। यदि कोई बालक है, कोई योजना सही रूप से नहीं बना रहा है, तो उसको सही योजना कैसे बनानी है, तो सबसे पहला हमारा गुण होता है विवेकपूर्ण ढंग। अब विवेक लाना अपने दिमाग के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर, एक धैर्य, अगर जहाँ धैर्य की कमी होती है वहाँ पर कोई कार्य हमारा पूर्ण रूप से हो नहीं सकता है। तो वहाँ पर उसको विवेकपूर्ण ढंग से हमें उसको बनाना है कि किसी कार्य को कैसे किया जा सकता है। तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में सर्वोत्तम प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। कोई भी बच्चा जब शिक्षा के अंदर आ चुका है तो वहाँ पर उसको सहायता देनी है कि अब उसका लक्ष्य आगे क्या हो सकता है, वो कैसे उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकता है। प्रारंभिक स्तर पर ही बच्चों का मन देखते हैं कि विचलित हो जाता है, थोड़ी देर बैठे फिर अलग खेलने चले गए। तो इस तरीके से जब उनका मन विचलित होता है तो उस कारण को हमें निदान करना है और कैसे उसको आगे बढ़ने के लिए सर्वोत्तम साधन हो सकते हैं उनको अप्लाई करना होता है। फिर आता है इसके अंदर शिक्षा के अग्रिम स्तर में प्रवेश के लिए तैयार करने में सहायता करना, यानी आगे अब वो बढ़ना है, यानी प्राथमिक स्तर से उसको माध्यमिक स्तर पर जाना है, तो वहाँ पर उसको हमें पहले से ही तैयार करना है ताकि जो कमियाँ उसके प्राथमिक स्तर पर थी वो कमियाँ आगे ना हो और वो अच्छे से अपना समायोजन कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो छात्र की रुचि के अनुसार होता है, जहाँ अब उसको अपने रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम भी लेने होते हैं। उन पाठ्यक्रम में रुचि होगी तो ही वो आगे सीख सकता है, कोशिश कर सकता है, ठीक है। दूसरा आता है माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये है 5, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला हम देखते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षा के उद्देश्यों की ओर उन्मुख होने में सहायता प्रदान करना। प्राथमिक स्तर पर जो जो कमियां थीं उनका निराकरण करते हुए माध्यमिक स्तर के अंदर उसको प्रवेश दिलाना और उसके बाद उसकी शिक्षा को बार बार उसको बताना कि आपका उद्देश्य ये है, आपका लक्ष्य ये है। वहाँ पर हम जो भी सहायता बन सकती है एक शिक्षक गाइडेंस के रूप में उसको आराम से दे सकता है। दूसरा आता है अध्ययन के विषयों का विवेकपूर्ण चयन करके छात्रों को उनकी शिक्षा में समायोजित होने में सहायता प्रदान करना। मैंने अभी बताया था ध्यान, जब हम कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं या बच्चे के अंदर धैर्य की कमी है तो वहाँ पर वो बच्चा आराम से सीख नहीं सकता। तो सबसे पहले उसको विवेकपूर्ण आचरण करना होगा। वहाँ पर उसके बाद जब उसका विषय में किस में इंटरेस्ट है उसको देखना होगा, तभी वो अपने आप को समायोजित कर सकता है। और अगर फिर भी कोई कमी रह रही है तो वहाँ पर उसकी उस समस्या का निराकरण करके उसको आगे बढ़ने में हमें सहायता करना है। फिर आता है तीसरा यहाँ पर छात्रों की विषयगत कठिनाइयों को दूर करने एवं उत्तम अध्ययन कौशलों का विकास कर उनकी शैक्षिक उन्नति में सहायता करना। जो भी विषय से संबंधित कठिनाइयाँ आती हैं, वो कोई भी विषय हो सकता है। हिंदी भी बहुत से बच्चों को पसंद नहीं है, इंग्लिश बहुत से बच्चों को पसंद नहीं है, मैथ बहुत से बच्चों को पसंद नहीं है, यानी कोई भी विषय हो सकती है। उस विषय से संबंधित जो भी कोई कठिनाई है तो एक शिक्षक का दायित्व है उन कठिनाइयों को दूर करके उसको हर कौशल का अप्लाई करने के बाद उसका विकसित होना बहुत आवश्यक है कि हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर अध्ययन के प्रति समुचित उत्साह उत्पन्न करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। जब अध्ययन के प्रति हमने उसकी हर समस्या का समाधान कर लिया, हर कौशल को हमने अच्छे से समझा दिया, तो उसके अंदर एक उत्साह बढ़ना होता है। जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक बालक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता। तो ऐसे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी होती है जहाँ पर हम उस बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर
छात्रों को एक उत्तम भावी योजना की आवश्यकता से परिचित कराने में सहायता प्रदान करना। हर व्यक्ति का एक अच्छा आचरण होना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं, उसको बताना। अब वो उसी आचरण के माध्यम से अपना भावी योजनाएं क्या हो सकती हैं, भविष्य के प्रति वो क्या योजना बना रहा है, कैसे वो कराना है, समय कैसा हो सकता है, इन सभी चीज़ों से, उन सभी परिस्थितियों से पहले ही अवगत करा देना। अगर पहले से परिस्थितियों से अवगत हो जाता है तो बालक आगे जो कठिनाइयाँ आने वाली हैं वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर लेता है। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि ये माध्यमिक स्तर पर हो गई। अब देखते हैं उच्च स्तर पर शैक्षिक निर्देशन के कार्य क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम देखते हैं तो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रारंभ में छात्रों को इसके कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्यों से अवगत कराना। अभी मैंने आपको बताया था कि माध्यमिक स्तर पर हम पहले से ही बता देते हैं बच्चों को कि आगे फ्यूचर में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो किशोरावस्था में था, वो अपनी एक उसकी अलग परेशानियाँ हो जाती हैं, लेकिन साथ में और कौन सी परिस्थितियाँ, कैसी समस्याएँ ये आ सकती हैं यदि एक शिक्षक अपने बच्चों को पहले से ही अवगत करा देता है। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा के अंतर्गत उसके सामने जो भी परेशानियाँ आने वाली होती हैं, जो भी समस्याएं आने वाली होती हैं, वो पहले से ही उतना सचेत हो जाता है। तो यहाँ पर उसके कौन से उद्देश्य हो सकते हैं, उसके ऐसे कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, यहाँ पर पहले से ही अवगत करा देना चाहिए। दूसरा आता है तात्कालिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना। जो भी उस समय आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसको सावधान तो हमने किया था, अब वर्तमान में कौन सी ऐसी उसके सामने समस्या है तो उसको ध्यान देना, इस समस्या का समाधान ये हो सकता है। तो यहाँ पर तीसरा आता है प्रवेश के समय ही निर्देशन सेवा आरंभ किया जाना चाहिए। जब बच्चा उच्च शिक्षा के अंदर प्रवेश कर जाता है तो तभी से उसको निर्देशन सेवा आरंभ कर देनी चाहिए, ताकि बहुत से बच्चे ऐसे उद्दंड होते हैं, आपने देखा होगा किशोरावस्था से ही उद्दंडता प्रारंभ हो जाती है, लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रेजुएशन के फील्ड में आता है वहाँ पर उसका एक उद्दंडता एक अलग रूप ले लेती है। उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग एक बात आ जाती है, एक लीडरशिप की बात आती है। वो हर समय अपने अंदर सोचता है मैं नेता हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर निर्देशन सेवा जो है उसका आरंभ में ही, जैसे ही वो उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है, उसका निर्देशन सेवा आरंभ हो जाना चाहिए। फिर आता है उन समस्त कार्यों हेतु निर्देशन सेवा होनी चाहिए जिनके कारण प्रगति रुक रही हो। यदि कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है, उसकी कैपेसिटी बहुत है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अपने व्यवहार की वजह से, अपनी कार्यशैली की वजह से, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, तो वहाँ पर उसको समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसकी प्रगति क्यों रुकी हुई है। यदि उसको नहीं समझाया जाएगा तो वो वहीं की वहीं रहेगा और आगे उसका डेवलप नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब जैसे कोई भी प्रगति रुक रही है तो उसका रीज़न जानते हुए उसको अवगत कराना कि तुम इसको इस तरीके से कर रहे हो, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बाकी के बच्चे तुमसे आगे निकल गए। तो ये यहाँ पर बताना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक संकाय यानी फैकल्टी अपने विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रारंभ करे, जिसमें भाषण भी होने चाहिए, सेमिनार भी होनी चाहिए, वाद विवाद भी होना चाहिए, इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जिनसे बच्चे जागरूक हो सके, शैक्षिक निर्देशन उनका किया जा सके, उनकी कमियों को बताया जा सके। बहुत से बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनको हिचक होती है, हिचकिचाहट होती है कि कैसे बोलें, अगर हम बोलेंगे किसी ने हमारी हंसी उड़ाई, कोई हंस गया, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना। इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस जब हमारा लूज़ होता है तो हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है तो किसी भी कार्य को हमें करना है, कोई हमें रोक नहीं सकता। तो इसके लिए यहाँ पर विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम हैं जिनको कि कराया जाना चाहिए, जिसके अंदर भाषण है। जब भाषण देगा बच्चा तो उसके अंदर बोलने की क्षमता जो है वो विकसित होगी। सेमिनार में अपने विचार रखने होते हैं, वाद विवाद में अपने विचार रखें, पक्ष विपक्ष उसका एक मन के जो भाव हैं उनको प्रकट करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ उसकी रुचि जो होती है उसको आगे डेवलप किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता। शैक्षिक निर्देशन की जो आवश्यकता है वो हमारे यहाँ पर कई रूपों से देखी गई है, जैसे कि विद्यालय जीवन में समायोजन हेतु। जब विद्यालय जीवन है तो हम उसमें समायोजन भी हमें करना होता है, क्योंकि हर कोई उसमें प्रारंभिक रूप से समायोजन नहीं कर पाता, बहुत सारी समस्याएं आती हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। तो वहाँ पर उस समायोजन हेतु हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका निर्देशन होना बहुत ज़रूरी है कि एक विद्यालय के अंदर एक बालक अपने शिक्षकों के साथ और अपने सभी सहपाठियों के साथ, अन्य कक्षाओं के साथ, अन्य कक्षाओं के शिक्षकों के साथ
पूरी तरह से कैसे एडजस्ट कर सकता है। दूसरा आता है यहाँ पर पाठ्य विषयों के चयन में। जब बच्चा कंफ्यूज होता है कि मुझे कौन सा विषय मेरे लिए सही है, बहुत सारे विषय होते हैं, उनमें से कौन सा मेरे लिए सही हो सकता है, कौन सा मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि सारे विषय पढ़ने होते हैं, तो वहाँ पर कौन सा विषय ऐसा है जो मेरे आराम से समझ में आता है, कौन सा ऐसा है जो कठिन है, उसके लिए मुझे क्या विकल्प लेना चाहिए। फिर आता है यहाँ पर भावी शैक्षिक कार्यक्रम के चयन में। भावी शैक्षिक कार्यक्रम के चयन का जो सिद्धांत है वो है कि हम आगे के कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें हम अपना चयन कर लें जो हमारे लिए फ्यूचर में काम आएगा। फिर आता है छात्रों की योग्यता एवं महत्वाकांक्षा के मध्य समायोजन स्थापित करने में। यानी कि जो बच्चों की योग्यताएं होती हैं बहुत होती हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं असीमित होती हैं, उन दोनों के मध्य में जब समायोजन स्थापित करना होता है तो कभी कभी योग्यता फीकी पड़ जाती है और महत्वाकांक्षाएं जीत जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है महत्वाकांक्षा को बच्चा दबा भी जाता है तो वो आगे योग्यता के बल पर आगे जाता है। तो वहाँ पर महत्वाकांक्षा और योग्यता दोनों ही एक व्यक्ति के लिए, एक छात्र के लिए बहुत आवश्यकता है, और दोनों ही व्यक्ति को अच्छे से आगे डेवलप कर सकती हैं। इसलिए इन दोनों में समायोजन स्थापित करने में सहायता की जाती है। फिर आता है इसके अंदर अपव्यय एवं अवरोधन रोकने में। अपव्यय और अवरोधन होता है कि बच्चा यदि किसी विद्यालय में एडमिशन ले लेता है और फिर किसी कारण से वो विद्यालय नहीं जाता, या तो उसकी अरुचि होती है तो वहाँ पर वो जाना नहीं चाहता, तो वहाँ पर उसका अपव्यय हो जाता है, यानी पैसे बर्बाद हो जाते हैं। अवरोधन होता है कि वो जाना चाहता है परंतु किसी न किसी कारण से वो विद्यालय बार बार रुक रहा है, नहीं जा पा रहा, उसका एक क्रम नहीं बन पा रहा है, तो वो अवरोधन हो रहा है। तो दोनों ही रूप से वहाँ पर ये चीज़ें हमारी एक शिक्षा के क्षेत्र में एक रुकावटें हैं, एक समस्या है। तो यहाँ पर इसके लिए समायोजन करना, इसके लिए समाधान निकालना एक निर्देशन सेवा के अंतर्गत समाहित है। फिर देखते हैं यहाँ पर अवसर या रोजगार के साधनों के विकास में जानकारी। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा एक व्यक्ति के लिए रोजगार हो सकता है, उसकी रुचि के अनुसार हो सकता है, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है, तो वहाँ पर उसको कौन सा ऐसा रोजगार अपनाना चाहिए। कुछ पेशावर होता है जो घर के अंदर जैसे पूर्वज के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, तो बच्चा उसी के लिए एजुकेशन लेता है। कुछ ऐसा होता है कि नया फील्ड अप्लाई करना चाहता है, तो वहाँ पर उसके लिए वो तो हर विषय के अंदर उसकी जानकारी देना एक बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग ये हो जाता है। फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि विद्यार्थी को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए कोई चीज़ ऐसी भी है कि यदि हम जैसे होमवर्क देना, बच्चे को होमवर्क दिया जाता है एक व्यस्त रखने की, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा जो सीटेट टेट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये देखा जाता है, हम इस चीज़ को ना बहुत साधारण सा समझ लेते हैं और साधारण समझ के ये तो हो ही नहीं सकता। एक विद्यार्थी को व्यस्त थोड़ी ना रखा जाएगा, वो तो उसके सीखने के लिए होता है। तो मैं आपको बता दूं, सीखना भी व्यस्त रह करके ही पॉसिबल है। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो वहाँ पर व्यस्त रहेंगे तभी सीखा जा सकता है। यदि हम व्यस्त नहीं हैं किसी कार्य में तो वहाँ पर हम सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसी भी कार्य को जब विद्यार्थी को दिया जाता है तो वो उसका होमवर्क भी है, उसका असाइनमेंट भी है, उसका प्रोजेक्ट वर्क भी है, उसमें वो व्यस्त रहता है तो अच्छे से उसकी लर्निंग होती है। इसीलिए यहाँ पर ये विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखने के लिए भी एक निर्देशन सेवा प्रयोग में लाई जाती है। फिर आता है अनुशासनहीनता एवं बाल अपराध की समस्या को दूर करने में। एक बालक के अंदर अनुशासनहीनता बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आती है, तो वहाँ पर उसको दूर करना, क्योंकि अनुशासन अपने जीवन का एक नियम है। जब ये सृष्टि पूरे अनुशासन के आधार से चल रही है, ये शरीर हमारा अनुशासन के आधार से चल रहा है, तो अनुशासनहीन एक बालक जब हो जाता है तो उसकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है, उसकी पूरी लाइफ स्टाइल खराब हो जाती है। तो एक तो अनुशासनहीनता को दूर करने में निर्देशन सेवा काम होती है। दूसरा बाल अपराध, जब अनुशासनहीन व्यक्ति हो जाता है तो यानी कि एक बालक के अंदर अनुशासनहीनता आ गई तो वो बाल अपराध भी करना शुरू कर देता है, जैसे चोरी का करना, झूठ बोलना, हिंसात्मक प्रवृत्ति को अपना लेना। जब इन चीज़ों का समाधान समय रहते हुए नहीं किया जाएगा तो आगे बढ़ते हुए समय में फिर वो डेवलप और ज़्यादा इसी रूप में बढ़ता चला जाएगा। तो समय के साथ साथ इन सभी चीज़ों को दूर करना ये भी निर्देशन सेवा के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर आज मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया आपके सामने यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन क्या है
और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसको करें। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं, घर पर ही बैठ कर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर भी इसको शेयर करते जाइए। और वीडियो अगर पहली बार आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर आकर के, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगली वीडियो आपकी कौन सी होनी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।